हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी। और साइंस की एनसीईआरटी में पिछली क्लास में हम लोगों ने कवर किया था क्लास 8 की एनसीईआरटी। यानी क्लास 8 की एनसीईआरटी में जो पार्ट है फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का, उसको हम लोगों के द्वारा कल कंप्लीट कर दिया गया था, यानी कवर कर दिया गया था। और आपको पता भी है कि जितने भी स्टेट पीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या संभवतः आपके वनडे एग्ज़ाम्स जो होते हैं ज़्यादातर, या अभी हाल ही में जो पीपीएससी का जो एग्ज़ाम्स हुआ है या बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, इन सभी परीक्षाओं में आप देखे होंगे कि साइंस से डायरेक्ट जो प्रश्न आ रहे हैं वो प्रश्न एनसीईआरटी से ज़्यादातर प्रश्न आ रहे हैं। यानी एनसीईआरटी का क्राइटेरिया आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा जो है यह महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम ऑफ व्यूज़ के लिए। तो इसी मद्देनज़र हम लोग जो है साइंस की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग बायोलॉजी जो है क्लास 6 से क्लास 10 तक कवर कर चुके हैं एनसीईआरटी में। चूँकि मैंने 3 पार्ट में इसको बांटने का प्रयास किया है, क्योंकि अगर जो आप क्लास 6 से क्लास 8 तक की अगर एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे साइंस के, तो उसमें सब चीज़ इंक्लूडेड है। मतलब ये हुआ कि आपको इन्वायरमेंट भी मिलेगा देखने को, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी। तो 2 चैप्टर जैसे आप बायो पढ़ेंगे फिर आप फिजिक्स पे चले जाएंगे, फिर फिजिक्स पढ़ेंगे फिर केमिस्ट्री पे चले जाएंगे। तो उस सीक्वेंस से आपको एक चीज़ जो है एक तरह से समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैंने क्या किया है कि पहले बायोलॉजी जो है क्लास 6 से 10 उसको समाप्त कर दिया है। अब हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स पे वर्क। तो क्लास 6 से 8 तो हम लोगों के द्वारा समाप्त कर दिया गया है एनसीईआरटी जो साइंस की है, जो भौतिक विज्ञान की। अब हम लोग आज शुरू करेंगे क्लास 9 की जो भौतिक विज्ञान है, यानी मुख्य रूप से जो एनसीईआरटी है। जो अब एनसीईआरटी का मुख्य रूप से देखेंगे साइंस वाला, तो उसमें तीनों इंक्लूडेड है। मतलब आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और लास्ट में इन्वायरमेंट भी इंक्लूडेड है। तो उसमें से हम लोग आज कवर कर रहे हैं फिजिक्स वाला पार्ट। तो क्लास 9th का आज एनसीईआरटी स्टार्ट हो रही है। तो जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग मुख्य रूप से जल्द इसको स्टार्ट करें सेशन को। तो आज हमारा जो मुख्यतः सेशन रहने वाला है, जो वास्तव में हम लोग क्लास 6 से 8 में कवर भी किए हैं, लेकिन वहाँ पे क्या था, छोटी छोटी चीज़ें थी जो ज़्यादा मुख्य रूप से महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर उसी का एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो मिलेगा आपको देखने के लिए। तो पहला जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो मुख्य रूप से रहने वाला है गति, मोशन। तो पहले हम लोग देखेंगे गति है क्या, मोशन है क्या। वहाँ पे हम लोग केवल देखे थे गति की परिभाषा। यहाँ पे हम लोगों के द्वारा देखा जाए गति है क्या, गति किस दिशा में जाती है, गति का दिशा परिणाम क्या होता है, देखा जाएगा गति कौन सी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। इस सारी चीज़ों का वर्णन हम लोग आज करेंगे। तो गति का वर्णन करने से पहले हम लोग देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़े होंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे ये जो मोशन है, जो गति है, वो होती क्या है, उसके बारे में पहले हम लोग देखें। तो गति क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई पिंड यहाँ पे रखा हुआ है। सपोज दैट यहाँ पे पिंड रखा हुआ है और कुछ सेकेंड या कुछ समय के अंतराल के पश्चात आप इस पिंड को, मान लीजिए ए नामक ये पिंड है, कुछ समय के पश्चात आप यहाँ पे देख रहे हैं या आप यहाँ पे देख रहे हैं इस पिंड को। अब ये हुआ क्या, पहले इसकी पूर्व स्थिति यहाँ पे थी, लेकिन कुछ समय के बाद देखें हम तो या तो यहाँ पे आ गया, यह बी स्थिति पे, या यहाँ पे आ गया सी स्थिति पे। समझने का प्रयास कीजिएगा। यह यहाँ पे पिंड था, यहाँ पे वस्तु रखी हुई थी, लेकिन कुछ समय के पश्चात मैंने देखा कि यह या तो वहां पे चली गई सी पॉइंट पे, या तो बी पॉइंट पे आ गई। अब हम पूछेंगे कि बताइए कि इसमें गति हो रही है कि नहीं हो रही है, गति हुई कि नहीं हुई, चाहे वो किसी कारण से हुई हो, चाहे वो बाह्य बल के कारण से हुई हो, चाहे किसी भी कारण से हुई हो। आपसे अगर केवल इतना पूछा जाए कि इसमें बताइए गति हुआ कि नहीं हुआ, तो आप क्या बताएंगे, गति हुआ। क्यों? क्योंकि इस वस्तु की स्थिति में, यह जो वस्तु ए है, इसकी स्थिति में आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और वह परिवर्तन कैसे देखने को मिल रहा है, समय के साथ परिवर्तन। यानी कुछ समय पश्चात आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ समय पहले यहाँ पे था यह पिंड और कुछ समय पश्चात दूसरी जगह पे चला गया। यानी समय के साथ इस पिंड का जो है मुख्य रूप से देखा जाए जो स्थिति है वह क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो हम इसको क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे, यानी गति कहेंगे। क्या कहेंगे, मोशन या गति कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गति क्या है।
किसी पिंड अथवा किसी वस्तु के समय के साथ होने वाला परिवर्तन, किसी पिंड अथवा किसी वस्तु में समय के साथ होने वाला जो परिवर्तन है उसी को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अब आई बात कि गति जो है यह किस दिशा में होगी। जैसे मैंने इस पिंड का एग्जाम्पल आपको बताया, ये बताइए यह जो पिंड ए था इसका गति किस दिशा में हुआ, इधर भी हुआ, इधर भी हो सकता था, ऊपर भी हो सकता था, नीचे भी हो सकता था। तो इसके लिए क्या कोई निश्चित दिशा थी, क्या कोई निश्चित दिशा थी इसके लिए, नहीं थी। तो जिस पिंड में या जिस वस्तु में दिशा निश्चित नहीं हो, यानी डायरेक्शन निश्चित नहीं हो, डायरेक्शन जो है निश्चित नहीं हो, डेफिनिट नहीं हो, उसे हम कहते हैं कौन सी राशि, अदिश राशि। कौन सी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों के दोनों निश्चित हों वह क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। जैसे जैसे हम लोग बल में पढ़ रहे थे, बल में फोर्स में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि किसी निश्चित बिंदु पर या किसी निश्चित दिशा की ओर ही आप बल लगाएंगे तो उस पर परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। तो यह क्या है, यह मुख्य रूप से कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। और वही गति कैसा राशि है, अदिश राशि है। ये समझ में आ गया होगा। यही चीज आपको इसमें दिया हुआ है कि हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु पर निर्धारित कर, मान लीजिए यह बिंदु ये था, व्यक्त करते हैं। अब अगर देखें कि किसी गांव में एक स्कूल का रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, ठीक है, और स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया गया है, यानी रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है, माने रेलवे स्टेशन एक बिंदु है और एक गांव है इसमें, ठीक। अब इसमें देखा जाए कि अगर इस रेलवे स्टेशन से अगर गांव तक, यहाँ तक कोई वस्तु जा रही है, समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, मुख्य रूप से गति कहलाएगा, ठीक। तो इसके लिए क्या होना जरूरी है, मूल बिंदु होना जरूरी है। तो ये गति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे गति के प्रकार। क्या, गति के प्रकार, यानी कितने प्रकार के मोशन होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार क्या है। तो गति के प्रकार में हम देखेंगे तो पहला है सरल रेखीय गति, ठीक है, यानी सिंपल लीनियर मोशन। सिंपल लीनियर मोशन, सरल रेखीय गति। अब आप बोलेंगे क्योंकि गति जैसे हम लोग देख रहे थे कि किसी भी दिशा में जा सकता है, किसी भी दिशा में अगर उसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो गति कहलाएगा, ठीक है। अब यह जो गति हो रही थी, हो सकता है सीधा चल रहा हो सकता है किसी वृत्ताकार पथ पे चल रहा हो सकता है किसी आयताकार पथ पे चल रहा हो सकता है किसी त्रिभुजाकार पथ पे चल रहा हो। तो गति तो उसमें भी हो रही है, स्थिति में परिवर्तन तो उसमें भी हो रही है, लेकिन वह जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है वह जिस पथ पे हो रहा है, जिस मार्ग पे हो रहा है, उस तरह की गति को उसके अलग अलग प्रकार से हम लोग जानते हैं। तो गति के प्रकार में जैसे पहला हम लोग देखेंगे कौन सा, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होती है, जब कोई पिंड अथवा कोई वस्तु, जैसे जैसे मान लीजिए कि यह रोड है, सड़क है। अब इस सड़क पे कोई व्हीकल जो है बिल्कुल सीधा जा रहा है, ऐसे बिल्कुल सीधा जा रहा है। बिल्कुल जब सीधा जा रहा है तो ये कौन सी गति कर रहा है, यही तो कर रहा है सिंपल लीनियर मोशन, यानी सरल रेखीय गति। यानी सरल रेखीय गति क्या होता है, जब कोई पिंड अथवा कोई वस्तु किसी सरल पथ पे, सरल मतलब सीधा, सरल पथ पे गति करता है, उसे क्या कहते हैं, मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, सरल रेखीय गति कहा जाता है। तो अब यहाँ पे पूछेंगे गति का मात्रक क्या होगा। तो गति का मात्रक क्या होता है, मुख्य रूप से वही होता है जो वेग और चाल का होता है, यानी मीटर प्रति सेकंड। ये आगे हम लोग देखेंगे। तो सरल रेखीय गति क्या है, यहाँ से तो केवल आप यह समझिए, जैसे रेलगाड़ी जो है पटरी पर चल रही है, सीधा अगर चल रही हो तो कौन सी गति कर रही होगी, लीनियर मोशन, ठीक है, यानी सरल रेखीय गति कर रही है। वैसे ही कोई भी पिंड अथवा कोई वस्तु अगर सीधे चल रहा है, सीधा गति कर रहा है, तो उस तरह की गति को क्या कहा जाता है, सरल रेखीय गति कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे इसमें उदाहरण में अगर आप देख सकते हैं, जैसे मुख्य रूप से देखा जाए ये 3 बिंदु है ए बी सी, और पहले सी और बी से गुजरती है, फिर ए पर पहुंचती है कोई पिंड, ए बी और सी है, तो ऐसे सी और बी से गुजरते हुए ए पे आती है, तो कौन सा मोशन होगा, सरल रेखीय गति होगा, ठीक। ये सारी चीजें। अब देखा जाए इसमें एक चीज का प्रयोग हो रहा है, जब कोई पिंड सरल रेखीय गति करेगी तो क्या होगा, कुछ ना कुछ दूरी तो तय करेगी। जैसे
मान लीजिए यह पिंड ए है, यह यहाँ से यहाँ तक चली, यानी किसी बिंदु यहाँ से यहाँ तक, मतलब मान लीजिए बिंदु P है और यह बिंदु Q है। तो बिंदु P से बिंदु Q तक कोई पिंड A है, वह चल रही है, गति कर रही है। तो गति कर रही है तो एक तो इसका चाल, ठीक है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जब गति कर रही होगी तो कुछ डिस्टेंस भी तो कवर कर रही होगी, यानी गति करते समय इसमें क्या हो रहा होगा, ये कुछ दूरी भी तो कवर कर रही होगी, कुछ दूरी भी तो कवर कर रही होगी। तो इन दोनों स्थानों के बीच का कौन स्थान, यह AP और यह कौन सा स्थान था, Q। दोनों स्थानों के बीच का जो न्यूनतम दूरी था, न्यूनतम दूरी यानी मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, अगर इसको देखा जाए, इसी को एक शब्द में क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाएगा। इसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा, विस्थापन कहा जाएगा। अब आप बोलेंगे कि न्यूनतम दूरी क्यों भाई, मैक्सिमम जो है डिस्टेंस क्यों नहीं, और न्यूनतम दूरी क्या है और अधिकतम दूरी क्या है। देखिए, अगर पॉइंट ए से पॉइंट Q तक, यानी पॉइंट P से पॉइंट Q तक अगर आपको पहुंचना है तो पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं, एक तो आप सीधे चले गए P से Q तक, एक आप हो सकता है किसी और बिंदु से जाके फिर यहाँ पे पहुंचे, एक हो सकता है आप कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पकड़ के जाए तब जाके पहुंचे यहाँ पे। तो एक जो दूरी होगी, यानी जो ये आप देख रहे हैं यह दूरी, या यह दूरी तय करते हुए आप जो जा रहे हैं, और यह जो तीसरा दूरी है ये वाला, इन तीनों में सबसे कम दूरी कौन होगी, यह वाली जो लीनियर वाला है, जो सीधा गया है। सबसे कम दूरी तो यही होगी, न्यूनतम दूरी तो यही होगी। तो न्यूनतम दूरी यानी मुख्य रूप से विस्थापन कहते किसे हैं, तो यहां से समझ लीजिएगा विस्थापन क्या है, किसी दो स्थानों के, यानी दो बिंदुओं के, दो स्थान, या तो दो स्थान कह सकता है या तो दो बिंदु भी कह सकता है, जैसे यहाँ पे एक P और एक Q था। तो दो स्थान या दो बिंदुओं के जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है, कैसी दूरी, मिनिमम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस जो होता है, उसी को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। याद रहेगा, उसको क्या कहेंगे, विस्थापन। अब आपसे पूछेगा विस्थापन, जैसे गति को तो आपने बता दिया कि अदिश राशि है, तो विस्थापन क्या है, अदिश है कि सदिश है। तो विस्थापन जो है वह कैसी राशि है, तो वह है सदिश राशि। कैसी, सदिश राशि है। कैसा राशि है, सदिश राशि है। विस्थापन कैसा राशि है, सदिश राशि। अब आप पूछेंगे कि विस्थापन का तो मात्रक भी तो कुछ होता होगा, अगर विस्थापन सदिश राशि है तो इसका कुछ मात्रक भी होता होगा। तो मैंने बताया कि एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी जो होगी वही होगी विस्थापन। तो इसका मुख्य रूप से देखा हमने कि विस्थापन जो है उसको मैंने बताया कि हाँ ठीक है सदिश राशि है, क्योंकि इसका जो दिशा है वो निश्चित है, तो ठीक है ये सदिश राशि है, सदिश राशि हो गया। लेकिन जो ये विस्थापन है इसका मात्रक अगर पूछा जाए तो क्या होगा, तो कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं इसका मात्रक कैसे, यह किसको डिनोट्स कर रहा है, न्यूनतम दूरी को। किसको, न्यूनतम दूरी को, यानी कम से कम दूरी को। तो न्यूनतम दूरी, चाहे वो दूरी अधिकतम हो चाहे वो दूरी न्यूनतम हो, मतलब अगर आपसे कहा जाए कि आप जो है 5 किलोमीटर चलिए या आप 100 किलोमीटर चलिए, आपको तय तो दूरी ही करना है, यानी दूरी को ही तय करना है। तो दूरी को जिसमें मापा जाएगा वही तो आपका विस्थापन होगा। तो मुख्य रूप से दूरी का भी मात्रक क्या होता है, दूरी का भी मात्रक जो होता है वो क्या होता है, आपका मीटर होता है। ठीक वैसे ही विस्थापन का भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। तो याद रखिएगा, दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लेकिन विस्थापन दो स्थानों या दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, और दूरी जो है वो अधिकतम भी होती है, न्यूनतम भी हो सकती है। दूरी जो है वो आपका अदिश राशि है और विस्थापन जो है वो आपका कैसा राशि है, सदिश राशि है। ठीक, तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। तो ये है सरल रेखीय गति। हम देखें फिर मैं क्या बताया कि दो विभिन्न भौतिक राशियों की दूरी और विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है, ये मैंने बताया ही आपको। आगे चलिए, अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला है, तो मैंने पहला जो टाइप बताया गति का वो क्या था, सरल रेखीय गति। अब दूसरा जो टाइप है गति का, मोशन का, वो कौन सा है, तो दूसरा टाइप है आपके सामने एक समान गति या असमान गति। तो दूसरा टाइप है एक समान गति, एक समान गति, और तीसरा टाइप है असमान गति, असमान गति। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कौन कौन सा। एक है दूसरा टाइप
एक समान गति, और दूसरा जो तीसरा जो है प्रकार है गति का वह है असमान गति। नाम से ही आपको कंफर्म होगा। एक समान गति मतलब जब कोई पिंड अथवा कोई वस्तु समान चाल से समान वेग से दूरी तय करता है तो उसे कहा जाता है एक समान गति। और जब कोई पिंड अथवा कोई वस्तु असमान रूप से दूरी को तय करता है, असमान वेग से दूरी को तय करता है, तो उसे हम कहते हैं असमान गति। क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए कोई पिंड अथवा कोई वस्तु है और टोटल इसको चलना है 50 किलोमीटर की दूरी। कितना? टोटल ये दूरी जो है इसको तय करना है कितना? 50 किलोमीटर का। यहां से यहां तक दूरी इसकी 50 किलोमीटर है। अब ये पहले राउंड में, यानी पहले देखा जाए पहले 10 मिनट में कितना दूरी चला, तो पहले 10 मिनट में आप देखें कि यह चला 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर। अगले 10 मिनट में भी देखा जाए तब भी 5 किलोमीटर ही चल रहा है। अगले 10 मिनट में देखा जाए तब भी 5 किलोमीटर चल रहा है। अगले 10 मिनट में अगर आप देखें तब भी 5 किलोमीटर चल रहा है। इससे क्या आपको स्पष्ट हुआ? इससे यह स्पष्ट हुआ कि इसकी चाल और इसकी वेग परिवर्तित नहीं हो रही है समय के साथ। ये तो जरूर है कि समय के साथ इसकी स्थिति बदल रही है। तो स्थिति बदल रही है यानी पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे पहुंच चुका है, तो स्थिति तो बदल रही है, यानी गति तो हो रहा है, मोशन तो हो रहा है। लेकिन जो यह मोशन हो रहा है यह एक समान हो रहा है, यानी समय के साथ जितना डिस्टेंस इसको तय करना है उतना ही हर बार में डिस्टेंस यह तय कर रहा है। इसलिए इस तरह की जो गति होगी उसको हम क्या कहेंगे? एक समान गति कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग? एक समान गति। आया हो समझ में? अब कहेंगे इसका मात्रक क्या होगा? तो जो गति का मात्रक होगा वह भी इसका मात्रक होगा। अब पूछेंगे एक समान गति जो है वो कैसे राशि है? तो चूंकि यह भी गति ही है तो जो वह राशि होगा यानी अदिश राशि, तो यह भी अदिश राशि है। अब असमान गति कैसे है? असमान गति का मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई पथ है। अब पथ कुछ भी हो सकता है, सरलरेखी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पथ का बात नहीं है, यहाँ पे बात है गति का। माने वो गति समान रूप से हो रही है या असमान रूप से हो रही है, यहाँ पे इसकी बात करनी है। मान लीजिए ये पथ है। अब इस पथ पे यहाँ पे बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, और ठीक वही डिस्टेंस है। कितना? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर ही डिस्टेंस है टोटल। अब 50 किलोमीटर डिस्टेंस में हुआ क्या? यह कोई पिंड अथवा कोई वस्तु या कोई व्हीकल ही था, वो क्या किया? पहले 10 मिनट में इसने 5 किलोमीटर की दूरी तय किया। पता होगा कोई ट्रैफिक होगा या धीरे से चल रहा होगा, वो भी बात अलग है। अगले 10 मिनट में देखा जाए तो ये 15 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। अगले 10 मिनट में आपने देखा तो यह 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया, और अगले 10 मिनट में आपने देखा तो ये 10 किलोमीटर की दूरी तय किया। अब यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे या देख पा रहे होंगे कि यह जो दूरी तय की जा रही है, समय तो सेम है। देखिए समय सबका सेम है, 10-10 मिनट में ही इसका अंतराल है, लेकिन यह जो दूरी जो तय किया गया है क्या यह सेम है? क्या एक बराबर है, इक्वल है? यानी समय के साथ दूरी बराबर तय नहीं की गई है। तो इस तरह की जो गति होगी उसको क्या कहेंगे? असमान गति कहेंगे। कौन सा गति होगा वो? असमान गति। यानी असमान गति होता क्या है? ऐसा गति जो समय के साथ दूरी जिसमें इक्वल तय न की जाए, यानी समय के साथ असमान दूरी तय की जाती है, उस तरह की जो गति होती है उस गति को असमान गति कहते हैं। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इसमें गति हो रही है कि नहीं हो रही है? गति तो हो रही है। क्यों? क्योंकि समय के साथ इस पिंड की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। पहले ए पे था और ए से चल के बी पे पहुंच गया। इसका मतलब समय के साथ इसकी स्थिति तो चेंज हो ही रही है, समय के साथ इसकी स्थिति तो परिवर्तित हो ही रही है। तो जब समय के साथ इसकी स्थिति परिवर्तित हो रही है इसका मतलब इसमें मोशन हो रहा है। और जब मोशन हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए मोशन हो रहा है तो ये तो एग्जैक्ट हो गया, ठीक है, सही बात है। लेकिन यह मोशन कैसे हो रहा है? समय के साथ क्या ये समान दूरी तय कर रहा है? प्रत्येक 10 मिनट में अगर देखें आप, क्या समान दूरी तय कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसलिए इस गति को क्या कहेंगे? असमान गति कहेंगे। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये अगला टाइप था हमारा क्या? एक समान गति और असमान गति। तो वही यहाँ पे दिया हुआ था एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि एक सेकंड में 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर, तीसरे सेकंड में 50 मीटर, हर सेकंड में 50 मीटर मैंने सेकंड में माना था, चूंकि समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है, सबसे छोटा मात्रक, और दूरी का मात्रक क्या होता है? सबसे छोटा मीटर होता है। ठीक। तो इसमें देखा क्या?
प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर ही तय कर रहा है, तो कैसा है, एक समान गति है। और वही अगर असमान रूप से तय किया जाता है, एक सेकंड में 60, फिर दूसरे सेकंड में 25, फिर अगले सेकंड में 70, ऐसे, तो क्या हो जाता, असमान गति। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है, वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी अगर तय करती है तो उस गति को क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। और यदि गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए, अगर देखा जाए इसमें कि वस्तु समान समय अंतराल में दूरी जो है असमान तय करता है, अगर वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। साफ साफ आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप, जैसे भीड़ वाली सड़क पर जा रहा होगा तो कार या पार्क दौड़ रहा है एक व्यक्ति, ठीक उस तरह से धीरे चल रहा, फिर आगे साफ सड़क मिला, थोड़ा सा खाली मिला, फिर तेज हो गया स्पीड उसका, तो असमान गति हो जाएगा, ठीक। तो एक समान और असमान समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलिए, आगे चला जाए। अगला पॉइंट है आपका गति की दर का मापन, यानी गति की दर का मापन कैसे किया जाता है, यानी गति में जो समय लगता है उसका मापन, यानी मुख्य रूप से देखा जाए गति को कैसे मापा जाएगा। तो पहले गति क्या है, तो गति भी एक प्रकार का, जैसे एक जगह से दूसरे जगह पे समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो एक तरह से इसको हम चाल कह सकते हैं, लेकिन हम लोग चूंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें जानकारी हासिल करेंगे। एक होता है देखिए चाल, और एक होता है आपका वेग। तो चाल का मतलब, जैसे ए से बी पे जा रहा है, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो समय नीचे हो जाएगा और स्थिति मतलब एक कौन सा क्या तय कर रहा होगा, दूरी बटे समय। ठीक वैसे ही इसमें क्या होगा, दूरी, लेकिन ये दूरी कौन सी होगी, विस्थापन वाली होगी। वेग में दूरी जो होती है वो विस्थापन वाली निश्चित दूरी होगी, और समय तो वही होगा। तो चाल बराबर भी दूरी बटे समय होता है, वेग बराबर भी दूरी बटे समय होता है। अब कहेंगे आप कि इसमें तब अंतर क्या है, इसमें अंतर एक है, ये जो चाल होता है ना, यह अदिश राशि है। यह कैसा राशि है, अदिश राशि। अब आप बोलेंगे ये अदिश राशि क्यों है, ऐसा क्यों ये अदिश राशि है, इसके लिए क्योंकि ये जो दूरी है ना इसमें, यह दूरी निश्चित नहीं होती है, यानी यह दूरी विस्थापन वाला नहीं है। विस्थापन वाला रहता है तो क्या होता है, दो जो बिंदु होते हैं उनके बीच का मिनिमम जो डिस्टेंस होता है, निश्चित दूरी होती है, उसको विस्थापन कहा जाता है। लेकिन यह निश्चित नहीं है, इसकी दिशा निश्चित नहीं है, इसलिए यह अदिश राशि है, ठीक है। और ये वेग वाला जो है वह कैसा है, सदिश राशि है। कैसा है, सदिश राशि है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो दूरी है, लिखा भली गया है दूरी, क्योंकि वो भी तो दूरी ही होता है, लेकिन यह न्यूनतम दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। और दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होता है आपका विस्थापन, और विस्थापन का जो मुख्य रूप से देखा जाए तो वो निश्चित दूरी होती है। तो दूरी निश्चित होती है तो वो सदिश है, तो यह भी क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मात्रक देखते हैं, मात्रक दोनों का सेम होता है, इसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूरी का मात्रक मीटर बटे समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। ठीक, यहाँ भी दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर, समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। इस बटे को विज्ञान की भाषा में प्रति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रति माने एक। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो इसको हम कहेंगे मीटर प्रति सेकंड, और इसको भी तब वैसे कह सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। और भी एक तरह से इसको लिखा जा सकता है, कैसे, यहां पे सेकंड है तो यहां पे कुछ नहीं है तो घात में क्या होगा, एक होगा। यहां पर भी सेकंड है तो घात में क्या होगा, एक होगा। यहां पे नीचे है तो +1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1 होगा। तो ये हो जाएगा क्या, मीटर इंटू सेकेंड पे -1। ये भी लिखा जा सकता है, ये भी मिल सकता है आपको कहीं देखने को। और इसको भी तब हम लिख सकते हैं मीटर सेकेंड पे -1। तो ये आपके मात्रक से भी प्रश्न आते हैं आपके कहीं ना कहीं, अदिश और सदिश से भी आते हैं। ये सारी चीज आप समझ गए होंगे। तो चलिए, तो ऐसे मापन हम लोगों ने पढ़ा कि गति की दर प्राप्त की जा सकती है, मीटर सेकेंड चिन्ह और सेंटीमीटर, ऐसे ये सारी चीजें हम लोग पढ़े हैं, ठीक। और मीटर से छोटी इकाई क्या होती है, आपको पता होगा, सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर से क्या छोटी होती है, मिलीमीटर होती है। ये आप पढ़े ही होंगे। आगे चलिए, अगला क्या है हमारा, अगला पॉइंट है दिशा के साथ चाल। तो दिशा के साथ चाल अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि मुख्य रूप से एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। अभी मैंने बताया है
तो निश्चित दिशा में चाल यानी उसमें विस्थापन होगा तो उसको वेग कहा जाएगा। तो किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है, जैसे चाल असमान असमान हो सकता है, जैसे गति समान और असमान हो सकता है, वैसे वेग भी समान और असमान हो सकता है। अब वो डिपेंडेबल करता है कि वह कितना समय में कितना दूरी तय कर रहा है। अगर समान समय में समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जा रही है उसके द्वारा, निश्चित ही दूरी समान समय अंतराल में समान निश्चित दूरी तय की जा रही है, तो वह हो जाएगा क्या, एक समान वेग। और अगर समान समय अंतराल में मुख्य रूप से असमान दूरी तय की जा रही है तो उसको वह हो जाएगा असमान वेग। ठीक, बात वही है, बस इसका जो है समय के साथ उसका जो दूरी है वो बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़े। आगे देखिए अगला पॉइंट, वेग में परिवर्तन की दर। अब पढ़ेंगे हम लोग वेग में परिवर्तन की दर, यानी बार बार जो वेग परिवर्तित होता है। जैसे आप चले, एक सीधी रेखा है, एक सड़क है, और आपने बाइक या स्कूटर, सपोज दैट स्कूटर आपने निकाला और स्कूटर से आपने चल दिया किसी बी बिंदु के लिए, किसी बी बिंदु के लिए। अब जब आप चलेंगे बी बिंदु के लिए तो यहां से आपने चलना प्रारंभ किया। जब यहां से आपने चलना प्रारंभ किया तो आपका चाल का ग्राफ था इतना, कितना, मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5 की स्पीड से आप चल रहे थे। कुछ समय के बाद देखा गया तो आपकी चाल हो गई कितना, सीधे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद देखा गया आपका चाल हो गया, और थोड़ा सा खाली समय मिला तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद से देखा गया आपका चाल बिल्कुल 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। फिर आपका चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा चला गया। तो आप देख रहे हैं कि समय के साथ साथ आपकी चाल में, यानी जो व्हीकल है, जो पिंड है, जो वस्तु है, उसके चाल में या उसके वेग में क्या हो रहा है, चाल में या उसके वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो वेग की परिवर्तन होता है, जो वेग में परिवर्तन होता है, आखिर होता क्या है, यह वेग की परिवर्तन होती क्या है, इस वेग की परिवर्तन को क्या कहा जाता है। जैसे आप स्कूटी से चल रहे हैं सपोज दैट, और स्कूटी से आपने बहुत तेज चला, अचानक कोई सामने आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक्सीलरेटर को कम कर देंगे। अब इस एक्सीलरेटर को जब आप कम करेंगे तो क्या होगा, आपकी चाल कम हो जाएगी। फिर आप देखें कि रास्ता खाली है, फिर तेज चलाए तो आपकी चाल, यानी आपकी वेग जो स्कूटी की थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। फिर अचानक देखे कि कोई कुत्ता क्रॉस कर रहा है, अब कुत्ते को बचाने के चक्कर में आपने क्या किया है, स्कूटी का जो एक्सीलरेटर है उसको कम किया, और कम किया तो आपकी स्कूटी का जो वेग है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। यानी यह वेग जो है ये आपके एक्सीलरेटर पर डिपेंडेबल है। जैसे आपने तेज किया वो तेज हो गया, जैसे आपने कम किया वो कम हो गया। इसका मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो लेकिन कैसे हो रहा है, समय के साथ हो रहा है। जब वैसा मिल रहा है समय तब वैसे हो रहा है। तो जब वेग परिवर्तन जब समय के साथ होता है, मतलब कहने का ये है कि वेग परिवर्तन का जो दर होता है, यानी वेग परिवर्तन का दर का मतलब क्या हुआ, वेग परिवर्तन मान लीजिए है और दर है यहां, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये वेग परिवर्तन और दर का मतलब टाइम, समय, इसको क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है क्या, इसी को कहा जाता है त्वरण। तो जो एक्सीलरेटर होता है उससे आप याद रखेंगे, तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। ठीक है, त्वरण को ए से, स्मॉल ए से प्रदर्शित भी किया जाता है। ठीक है, अब त्वरण कैसे, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है कैसे, यहां पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए कि प्रारंभिक चाल आपका जो है v था, और बाद में जो है, या प्रारंभिक चाल आपका u था, और बाद में जो वेग हो गया वो v हो गया। तो आप बाद में वेग आपका v हो गया, तो बाद वाला जो वेग है उसमें से प्रारंभिक चाल को घटा लीजिए, और बटे में t हो गया, और ये हो गया, ये क्या हो गया, आपका त्वरण का सूत्र हो गया। यानी त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। यहां तक तो बात समझ में आती है। अब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण हम कह रहे हैं, तो त्वरण कैसा राशि है, त्वरण कैसा राशि है, तो अगर त्वरण आपसे पूछ देगा कैसा राशि है, तो ये भी सदिश राशि है। कैसा राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, तो त्वरण भी सदिश हो गया। अब इसका अगर मात्रक पूछा जाए कि इसका अगर आपको मात्रक बताया जाए कि मात्रक इसका क्या होगा, तो बताइए मात्रक क्या होगा। तो देखिए मात्रक क्या हो रहा है, यहाँ पे वेग परिवर्तन है,
यानी इसके सूत्र से ही इसका मात्रक निकलेगा, वेग परिवर्तन। यानी पहले इसमें दो ठो वेग लग रहा है, एक u और एक v, दो वेग लग रहा है, यानी एक प्रारंभिक वेग है और एक अंतिम वेग है, तो दो वेग इसमें लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, वेग का मात्रक अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो वेग परिवर्तन तो वेग का तो हो गया मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ऊपर क्या है, वेग है, अंतिम और प्रारंभिक दोनों वेग है, तो वेग का तो मात्रक मैंने लिख लिया कि हाँ मीटर प्रति सेकेंड होगा। लेकिन नीचे क्या है, टी, टी फॉर टाइम, टाइम यानी समय, तो समय का मात्रक आपको पता है कि क्या होता है, सेकेंड होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। अब यहां से हम निकालने का अगर प्रयास करें तो ये होगा मीटर प्रति सेकेंड, और ये भी सेकेंड है, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, मीटर प्रति का मतलब बट्टा सेकेंड, और पूरे के बट्टे में क्या ये सेकेंड है, तो सेकेंड बट्टे 1 लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसको और विस्तार किया जा सकता है, कैसे, ये है मीटर बट्टे सेकेंड यानी प्रति सेकेंड, मल्टीपल अगर एक क्रॉस होगा तो ये पलट जाएगा 1 बट्टे सेकेंड। अभी मीटर का एक में अगर मल्टीपल मतलब गुणा किया जाएगा तो क्या होगा, मीटर हो जाएगा, और सेकेंड का सेकेंड में किया जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसका मात्रक क्या निकला त्वरण का, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी ऐसे भी हम कह सकते हैं मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर को मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, ये भी कहा जा सकता है। या ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, जब ये +2 है ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2, तो मीटर मल्टीपल सेकेंड के पावर -2, यह भी लिख सकते हैं। अब अगर और भी थोड़ा सा गहराई में जाना चाहें, अगर इसका बीमा पूछते, बाय द वे हालांकि वो तो 11 वगैरह में पढ़े होंगे आप लोग, तो जो बीमा अगर पूछ दे इसकी बीमा क्या होगी, इसकी बीमा, तो बीमा क्या होगी, मीटर के क्या होता है, L होता है, समय क्या होता है t, और -2 है तो L t के पावर -2, L t के पावर क्या हो जाएगा, -2। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन करते चलेंगे। तो त्वरण है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, पहले आप देख लीजिए वेग परिवर्तन की दर को, यानी वेग परिवर्तन बटे समय त्वरण कहलाता है। आप त्वरण को समझ ही गए होंगे, और इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी मुख्य रूप से ये मात्रक आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। कैसे निकला मैंने बता दिया, कैसे निकला, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका होता है, यानी मीटर इंटू सेकेंड पर -2 भी कहा जा सकता है इसको। और इसकी बीमा अगर पूछे तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये है L t के पावर -2, L t के पावर -2, ये इसकी बीमा हो जाएगी। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चला जाए। तो ये वेग परिवर्तन का दर आपसे पूछ रहा था, तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, मैंने बताया ही, एक कार सीधी सड़क पर चलते समय समय अंतराल में असमान दर से चल रही है, ये सारी चीजें मैंने बताया आपको। आगे चलिए, अगला पॉइंट क्या है, गति का ग्राफी प्रदर्शन। तो ग्राफी प्रदर्शन अभी मैंने बताया था आपको चलते चलते कि कैसे इसके ग्राफ को बनाया जा सकता है, ठीक, ये सारी चीजें हम लोग देखे ही, ठीक। आगे चलिए, गति का समीकरण। तो गति के मुख्य रूप से देखेंगे तो 3 समीकरण है, तो तीनों समीकरणों को आप याद रखेंगे। गति के जो तीनों समीकरण है, जहां u जो है वो क्या है, वह यहाँ पे v है, इसको सही कर लीजिएगा। v बराबर, पहला समीकरण क्या है, v बराबर, ये दूसरा समीकरण है और ये तीसरा समीकरण है, ठीक है। v बराबर u प्लस ए टी, ये पहला है, पहला है क्या, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है दूसरा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस 2u v है, ठीक। तो इस समीकरण को याद रख लीजिएगा, तीनों गति के समीकरण है। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, ठीक, इसको सही कर लीजिएगा। आगे चलिए, तो अगला गति हम लोग पढ़ रहे थे, तो गति में हम लोगों ने अभी तीन गति पढ़ा। कौन कौन सा, एक सरल रेखीय गति, एक समान गति, और तीसरा टाइप का जो था वह था असमान गति, ठीक है। इसके बीच बीच में विस्थापन आया, वेग आया, चाल आया, ये सब हम लोग पढ़े। अब जो चौथे प्रकार की गति है वो है एक समान वृत्तीय गति है। देखिए, एक समान वृत्तीय गति है क्या, तो यहाँ पे कुछ देख रहे होंगे आप, इस चित्र को ध्यान से देखिए। एक लड़का है और एक रस्सी लिया हुआ है और यहाँ पे पत्थर बांधा हुआ है और हाथ में लेकर उस रस्सी को घुमा रहा है। तो जो पत्थर जितना दूर में घूम रहा है वह कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी वृत्तीय गति कर रहा है। तो एक समान वृत्तीय गति होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। जब कोई पिंड या कोई वस्तु, जैसे हम लोग एक समान में पढ़ रहे थे, ठीक ऐसे इसमें है, एक समान का मतलब उसका चाल परिवर्तित नहीं हो रहा है, चाल बिल्कुल एक समान है, ठीक है। तो जब कोई पिंड अथवा कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर एक समान वेग से गति करता है, उस तरह की गति को कहते हैं एक समान वृत्तीय गति,
फिर एक बार देखेंगे, जब कोई पिंड अथवा कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर या किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान वेग से गति करता है तो उस तरह की गति को क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे उसमें और भी बहुत सारी चीजें फैक्टर होती हैं, जैसे आप देखे होंगे अपकेंद्री बंद जो बल होता है उसका भी फैक्टर होता है। तो जैसे मौत का कुआं है उसमें एक समान जो है गति से चलता हुआ जो उसमें एक मौत की कुआं में जो चलाता है व्हीकल्स को, जो चलाता है बाइक्स वगैरह को, वो सारी चीजें गति जो होती हैं वो कैसा कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। और भी सर्कुलर मोशन आप देख सकते हैं, जैसे पृथ्वी जो है वह सौर मंडल में सूर्य का चक्कर लगा रही है, या चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक वृत्तीय पथ पे क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो उस तरह की जो गति होती है वो कौन सी गति है, एक समान वृत्तीय गति होती है। ठीक है, तो ये समझ में हो गए होंगे। मुख्य रूप से त्वरण भी आपको समझ में आ गया, ये त्वरण मैंने बताया ही। तो एक समान वृत्तीय गति क्या होता है, जब कोई पिंड अथवा कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर या वृत्ताकार पथ पर एक समान वेग से गति करता है तो उस तरह की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज भी होती है, क्या, जब उस पिंड को आप वृत्ताकार, जैसे एक पत्थर आप ले लिए, यहाँ पे बांध दिए, एक रस्सी है और उसको आप घुमा रहे हो, जब घुमाते हो घुमाते वक्त उसका वेग बढ़ता है, वेग बढ़ता है तो वह किधर की ओर जाने का प्रयास करता है, आपका जो केंद्र है, यानी आप जहां से इसको पकड़े हैं रस्सी से और ऐसे घुमा रहे हैं तो आपके हाथ से बाहर की ओर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसका मतलब केंद्र से बाहर की ओर कोई बल लगता है, केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है वो कौन सा बल है, अपकेंद्री बल है। ठीक है, अच्छा, अपकेंद्री बल का बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, जैसे आप वॉशिंग मशीन जो है देखे होंगे वो सारी चीज, या फिर से पहले जो गांव में निकाला जाता था, जो छाछ वगैरह निकाला जाता था या जो रही होता था, मुख्य रूप से अपकेंद्री यंत्र जिसको कहा जाता है, उसमें भी उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से कौन सा बल लग रहा था, अपकेंद्री बल लग रहा था। उसके बाद से सर्कुलर मोशन ये कर रहा है। अब यहाँ से जिस बिंदु पे, जैसे मान लीजिए इस बिंदु पे ये छूट गया, यहाँ से छूट गया, तो ये कहाँ जाएगा, ये क्या सीधे जाएगा, नहीं, यहाँ से जो 90 अंश का कोण बनेगा, यानी जो समकोण बनता है, उस स्थिति में ये क्या करता है, यहाँ पे उस दिशा में जाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो इस आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए अगला क्या है, आयताकार पथ, आयताकार गति। आयताकार गति क्या है, मैंने पहले ही बताया, जब कोई पिंड अथवा कोई वस्तु किसी आयताकार पथ पे गति करता है तो उस तरह की गति को आयताकार गति कहा जाता है। फिर ये खटकोड़ी पथ है, खटकोड़ी पथ मतलब ये 6 मुख्य रूप से देखा, जैसे बेंजीन आप पढ़े होंगे, ठीक वैसे ही। तो जब ये खटकोड़ी पथ पर कोई गति करता होगा कोई पिंड तो वो होगा खटकोड़ी गति। जब कोई अष्टकोड़ी पथ पे करेगा तो वैसे अष्टकोड़ी गति कहला जाएगा। जब वृत्तीय पथ पे गति करेगा तो उसको क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। ठीक, आगे होगा समझ में। चलिए, तो ये था आज हम लोगों का क्लास 9th का चैप्टर 1 जो गति था, मोशन था, उससे संबंधित जितने भी आपके एग्जाम्स में जो इम्पोर्टेंट तथ्य है एग्जाम्स के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने बताने का प्रयत्न किया है। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही समझ में आई होंगी और बिल्कुल ही यहाँ से प्रश्न आएगा। मैंने वही चीज़ बताने का प्रयत्न किया है जो चीज़ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा सा स्लो मोशन में इसलिए चला हूँ ताकि बहुत सारे स्टूडेंट नए होंगे या नए लर्नर्स होंगे तो उनके लिए सुविधाजनक होगी, तो इसलिए मैंने पूरा बेसिक से बताने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छी तरह से आई होगी। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, अगला जो एनसीईआरटी का क्लास होगा हम लोगों का कल वाला क्लास, उसमें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।